हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का कंपटीशन गुरु यूट्यूब चैनल पे। मैं विवेक चौधरी। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम करेंगे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान पढ़ेंगे। और दोस्तों, संविधान की क्लासेस रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। जीएस की जो भी क्लासेस हैं वो सभी आपको डे बाय डे मिलती रहेंगी। टाइमिंग मैंने आपको बता दिया था पहले कल वीडियो में, कल परसों जब भी वीडियो आई थी आपकी। और ये मंडे 7 बजे आप आ चुके हैं लाइव। तो देखिए, सबसे पहले हम संविधान पढ़ेंगे और इसके बाद मैथ की क्लास होगी 8 बजे से। तो देखते रहिएगा वीडियोस को। रेगुलर आपको डेली क्लासेस मिलती रहेंगी। टाइमिंग मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है। तो अब टाइमिंग बाद में डिस्कस कर लेंगे, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं संविधान। संविधान आपने पढ़ा होगा और संविधान में मैं कुछ ऐसी बातें करूंगा जो अभी इस वीडियो में एक सिंपल तरीके से बेसिक्स होंगे, तो उनको क्लियर करेंगे और समझेंगे। आगे बातों को ना बढ़ाते हुए सिर्फ अपने कॉन्सेंट्रेट करते हैं सब्जेक्ट पर, पॉलिटी पर, और समझते हैं कि संविधान और राज्य व्यवस्था में क्या अंतर है। अभी तक हम कॉन्स्टिट्यूशन यानी कि संविधान और पॉलिटी, इधर कर लेते हैं पॉलिटी यानी कि राज्य व्यवस्था। दोस्तों, सबसे पहले समझिए कॉन्स्टिट्यूशन और पॉलिटी में क्या दोनों में डिफरेंस है। क्योंकि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं, हम समझते हैं पॉलिटी वही है, कॉन्स्टिट्यूशन भी वही है। ऐसा कुछ भी नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन अलग है और पॉलिटी अलग है। दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। डिफरेंस क्या है वो पहले थोड़ा सा हम डिस्कस कर लेते हैं। आप सभी जानते हैं कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर 3 चीज़ें पाई जाती हैं। एक तो होते हैं भाग यानी कि पार्ट, एक होते हैं अनुच्छेद यानी कि आर्टिकल्स, और एक होती है अनुसूचियां। जबकि ऐसा पॉलिटी के अंदर नहीं होता है। दूसरी बात, इसमें समझने वाली बात यह है कि एक फिक्सेबल होता है। बात करेंगे इसके बाद बारे में भी, ये कैसे फिक्स होता है। ये फिक्सेबल होता है और ये मूवेबल होता है। बहुत ही जल्दी मूव किया जा सकता है, इसको चेंज किया जा सकता है। कैसे, वो अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। चेंजेबल होता है, ठीक है। मूवेबल होता है, चेंजेबल होता है। कैसे होता है ये चीज़ों को समझेंगे। देखिए, अब मैं बोल रहा हूँ और ध्यान से समझिएगा, कोशिश करिएगा। बहुत ही आसान तरीके से समझाऊंगा आप सभी को। कॉन्स्टिट्यूशन जो होता है, कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत ही पुराने समय से कोई भी संविधान संशोधन या कोई भी प्रक्रिया चलती आ रही है, वो कंटिन्यू रहती है। ऐसा नहीं है कि वो हर महीने, हर साल या हर दिन चेंज होती रहे। ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको चेंजिंग करना है थोड़ा सा भी संविधान के लिए, तो वो बहुत ही कठिन होता है और पूरे विधि के साथ ये संविधान संशोधन किया जाता है। लेकिन पॉलिटी में ऐसा नहीं है। पॉलिटी में आप कोई भी चेंज जल्दी जल्दी कर सकते हैं। आज भी चेंज कर सकते हैं, कल भी चेंज कर सकते हैं। जैसे मान के चलो, आपके शहर में कोई लड़ाई झगड़ा हो जाता है और लड़ाई झगड़े के बाद आपके यहाँ पे कर्फ्यू लगा दिया गया। कर्फ्यू लगाने का कारण ये था कि उन बदमाशों को पकड़ा जाए, उन लोगों को पकड़ा जाए, इस विद्रोह में वो शामिल थे, ठीक है। तो उनको पकड़ने के लिए क्या लगाया गया? कर्फ्यू लगाया गया, शहर को बंद कर दिया गया। अगले दिन उनको पकड़ लिया गया। पकड़ने के बाद पूरी प्रक्रिया पहले जैसी हो गई, कोई चेंज नहीं हुआ। फिर से कर्फ्यू को हटा दिया गया और फिर चलने दिया। तो ये जो प्रक्रिया 2 दिन की हुई, चेंज हुई, आज मैंने कर्फ्यू लगाया, कल मैंने हटा दिया, तो ये सारी चीजें पॉलिटी के अंदर आएंगी। ऐसा नहीं है कि इसमें संशोधन किया जाए। जैसे समझने की कोशिश करना, ये तो आपने समझा कि अगर कर्फ्यू लगा दिया गया तो कर्फ्यू वाली प्रक्रिया, आज कर्फ्यू लगाया, कल हटा दिया गया, तो ये प्रक्रिया किसके अंदर आई? पॉलिटी के अंदर। इसके अंदर जैसे कोई भी संशोधन ले लीजिए आप, कोई भी संशोधन। मैं 61वां संविधान संशोधन लेता हूं। इसके अंदर हुआ क्या था? संविधान संशोधन, और ये 1988 में हुआ था। इससे पहले 1988 तक जो हमारी मतदान या वयस्क होने की जो आयु थी वो थी 21 वर्ष। कितनी थी? 21 वर्ष। वोट डालते थे या हम कोई वयस्क साबित करता था तो हम कितनी उम्र थी? 21 वर्ष। लेकिन अभी उसको चेंज करके 1988 में 61वां संविधान संशोधन हुआ और इसको कर दिया गया 18 वर्ष। और ये 1988 से ही चलती आ रही प्रक्रिया है। तो बहुत पुरानी ये एक संशोधन था जो अभी तक चलता आ रहा है। तो कहने का मतलब है ये फिक्स है, स्टेबल है, कोई भी चेंज इतनी जल्दी नहीं किया जा सकता। या इससे भी पहला हम पहला संविधान संशोधन देख लें, जो फर्स्ट अमेंडमेंट हुआ था। पहला संविधान संशोधन कब हुआ था? 1951 में हुआ था।
तो ये भी संविधान जो संशोधन था वो बहुत जल्दी चेंज नहीं हुआ, अभी भी वही प्रक्रिया चलती आ रही है जो 1951 में लागू कर दी गई थी। तो ये चीज समझने वाली है कि ये जो होता है कॉन्स्टिट्यूशन एक स्टेबल होता है, एक फिक्स्ड होता है, लेकिन ये मूवेबल होता है, चेंजेबल होता है, बहुत ही आसानी होती है इसमें कोई भी प्रक्रिया को चेंज करने के लिए। ठीक है, संविधान हमारे देश के लिए, हमारे देश के जो सिटीजन्स हैं उनके लिए संपूर्ण प्रोविजन का स्रोत है। हमारे यहाँ जो सिटीजन्स हैं वो क्या कर सकते हैं, क्या करने का उनको अलाउ है, क्या उनको नहीं कर सकते, वो सारी चीजें क्या है, किसके अंदर है, वो संविधान के अंदर है। तो हम कह सकते हैं जो सबसे बड़ी विधि है हमारी, जिसके अकॉर्डिंग हमें चलना है, वो क्या है, संविधान। और राज्य व्यवस्था क्या है, राज्य व्यवस्था ये है, पॉलिटी ये है कि डे बाई डे कोई भी चेंज हम करते हैं वो किसके अंदर आएगा, वो आएगा पॉलिटी के अंदर। तो थोड़ा सा ये समझना राज्य व्यवस्था में, और समझते हैं थोड़ा सा पॉलिटी में। मान के चलो आप एक परिवार चला रहे हैं, आप एक परिवार के सदस्य हैं और आपके ऊपर भार दे दिया गया पूरे परिवार का। तो आप परिवार को चला रहे हैं, आपको परिवार चलाने के लिए क्या करना होगा, एक टीम होगी। अगर छोटा परिवार है तो कोई जरूरत नहीं है आप, लेकिन वही हम देखें राज्य को, राज्य की तरफ हम देखते हैं तो राज्य एक बहुत बड़ा, करोड़ों सिटीजन्स उसमें रहते हैं, करोड़ों की पॉपुलेशन होती है। तो इसके लिए आपको एक टीम की जरूरत होती है और एक सिस्टम की जरूरत होती है। उसी सिस्टम को चलाने के लिए राज्य व्यवस्था कहा जाता है, उसी को हम पॉलिटी कहते हैं। ठीक है, ये समझने वाली बात है। बाकी अब हम आते हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की तरफ। किसकी तरफ, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान की तरफ। ये आपने थोड़ा सा ध्यान से समझना है, इससे बाहर कोई भी प्रश्न आएगा नहीं, एसएससी सीजीएल तक इससे बाहर कोई भी नहीं आएगा। मैं सारे जितने भी क्वेश्चंस हैं उनको लेकर के चलूंगा और आसानी से समझते चलेंगे, बस आपको मेरा साथ देना है। ठीक है, पॉलिटी में, पॉलिटी आप जब पढ़ते हैं, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन आप पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था आप पढ़ते हैं, कोई भी आप चीज पढ़ते हैं इनसे रिलेटेड, है ना, एक बुक के हिसाब से बताते हैं, या पॉलिटी को पढ़ते हैं, राज्य व्यवस्था को पढ़ते हैं, तो उसमें बार बार एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, भारत राज्य का जाता है, भारतीय राज्य, इंडियन स्टेट। तो ये इंडियन स्टेट क्यों बोला जाता है, इसको इंडियन स्टेट क्यों बोला जाता है? देखिए हमारे हिसाब से हम देखें तो हम स्टेट बोलते हैं या तो उत्तर प्रदेश को, राजस्थान को, पंजाब को, हरियाणा को, इनको हम स्टेट बोलते हैं। लेकिन ये एक हमारी बोलचाल की दृष्टि से होता है, लेकिन यहाँ पे हमारा इंडिया भी एक स्टेट है। स्टेट किसे कहते हैं ये थोड़ी सी समझने वाली बात है। राज्य किसे कहते हैं ये आपको समझना है। जिस भी देश के अंदर ये चार चीजें पाई जाएंगी, चार तत्व पाए जाएंगे, उसी देश को हम कह सकते हैं राज्य। अदरवाइज इन चारों में से कोई भी एक चीज कम है तो हम उस देश को कंट्री कह सकते हैं, उसको हम देश कह सकते हैं। लेकिन ये चार तत्व मैं आपको बता रहा हूं कौन कौन से तत्व, अगर ये चारों तत्व आपको मिलते हैं तो वो एक राज्य होगा, वो एक स्टेट होगा। जैसे सबसे पहले पॉपुलेशन, कहने का मतलब हिंदी में इसको कहेंगे जनसंख्या। दूसरा है ग्राउंड, ग्राउंड यानी कि भूमि। अब देखिए ये दो चीज मैंने आपको बताई, राज्य में ये चीजें इंपॉर्टेंट होनी चाहिए तभी उसको हम राज्य कहेंगे। भाई जनसंख्या हर देश में पाई जाती है, कोई भी देश होगा जनसंख्या मिलेगी मिलेगी, कोई भी देश होगा उसमें ग्राउंड होगा ही होगा, बात क्लियर है। तीसरी चीज होती है गवर्नमेंट। क्या ऐसा हो सकता है कि हर देश में गवर्नमेंट हो? नहीं हो सकता, सरकार हो हर देश में। ये अभी हम डिस्कस करेंगे, थोड़ा सा समझने वाली बात। चौथा होता है सॉवरेनिटी, मतलब इसको हिंदी में कहेंगे संप्रभुता। संप्रभुता पहले समझिए, कोशिश करना। पॉपुलेशन सभी जानते हैं, जनसंख्या, भूमि सभी जानते हैं, सरकार सभी जानते हैं, बात पड़ती है संप्रभुता पे। तो हमारे देश में हमारे पास इंडियन स्टेट हम कह रहे हैं तो हमारे पास क्या ये चारों चीजें हैं, और ये हैं तो कब से हैं ये भी जानेंगे। देखिए जहां तक बात है जनसंख्या और भूमि की, तो ये तो बहुत पहले से ही हमारे देश के पास है। बात करें हम इन दोनों चीजों की, सरकार और संप्रभुता की, तो सरकार हमारे पास कब से है? 1947 से पहले नहीं थी हमारे पास सरकार। इसके बाद से 1947 के बाद से हमारी खुद की सरकार है, खुद का संविधान है। जब से हम आज़ाद नहीं थे, इससे पहले हम गुलाम थे, तो हमारे पास किसकी सरकार का अंडर में थे? हम ब्रिटिश सरकार के अंडर में थे। तो कहने का मतलब ये है कि सरकार भी हमारे पास कब आई? 1947 में। ये चीजें हमारे पास, तीनों चीजें हो चुकी हैं। अब बात करते हैं हम संप्रभुता। संप्रभुता क्या होता है?
देखिए संप्रभुता होता क्या है समझ लीजिए, लिखने की जरूरत नहीं है, लिखवाऊंगा अभी मैं आपको, टाइप भी बताऊंगा कौन कौन से होते हैं। इंटरनल और एक्सटर्नल संप्रभुता, चलो मैं बता देता हूं लिख करके यहाँ पे, ये सारी चीजें समझ में आई, यहां पे लिखवा देता हूं। संप्रभुता कोई भी इंटरनल या एक्सटर्नल प्रक्रिया, यानी कि आंतरिक या बाह्य, आंतरिक और बाह्य रूप से दोनों तरह से अगर स्वतंत्र है, कहने का मतलब अगर राज्य के हाथ में पूरी पावर है तो उसको हम संप्रभुता कहेंगे। राज्य के हाथ में बाहर से एक्सटर्नल चीजें, यानी कि बाह्य जो चीजें हैं वो भी अगर पूरा कंट्रोल स्टेट के हाथ में है तो उसको भी हम क्या कहेंगे, वो संप्रभुता है। कैसे इंडिया को हम स्टेट कहते हैं और ये संप्रभुता कैसे है ये समझिएगा। किसी भी दूसरे देश से कोई कंट्रोल ना हो, अपना ही कंट्रोल हो और पूरे देश पर एक ही जगह का, यानी कि हम देखेंगे तो हर राज्य पे हमारे इंडिया का कंट्रोल है, सेंटर का कंट्रोल है, तो इस वजह से हम सेंटर को क्या कहते हैं, स्टेट, ना कि हर राज्य को स्टेट कहा जाता है। थोड़ा सा आप डिस्कस करते हैं हम इन चीजों के बारे में। देखिए संप्रभुता को हम चेंज करते हैं, दो टाइप में बदलते हैं। अब वो टाइप कौन कौन से मैं आपको बता देता हूं, लिखवा देता हूं यहां पे। आंतरिक यानी कि इंटरनल, एक होता है बाह्य संप्रभुता। देखिए आंतरिक संप्रभुता क्या है कि जैसे इंडिया है, मैंने मान लिया इंडिया स्टेट, क्या मान लिया मैंने, इंडिया स्टेट। अब इसके अंदर की बात करते हैं, बाहर की बातें नहीं कर रहे हैं, इंडिया की बात करते हैं। कोई भी हमारा राज्य है, यूपी है, राजस्थान है, ठीक है, या फिर हरियाणा है या पंजाब है, कोई भी राज्य है, इन राज्यों का पूरा डिसीजन लेने का अंडर किसका नहीं होता, सीएम का नहीं होता। चीफ मिनिस्टर सारी चीजें चेंज नहीं कर सकता, उसको कंट्रोल होता है कहां से, स्टेट, इंडियन स्टेट से, यानी कि सेंटर से डायरेक्शन मिलती है कि आपको ये करना है, तभी यहाँ के मुख्यमंत्री उन चीजों को करेंगे। अपनी तरफ से पूरी स्वतंत्रता मुख्यमंत्री के अंदर नहीं होती है कि वो चेंज कर सके। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आंतरिक रूप से, यानी कि इंटरनल जितने भी राज्य हैं, इनको हम राज्य बोलते हैं, ये सभी किसके अंडर काम करते हैं, स्टेट के। तो मैंने अभी बताया था आपको संप्रभुता किसे कहेंगे, जब किसी के पास भी कंट्रोल ना हो, जब स्वयं स्टेट के पास कंट्रोल हो तो उसको संप्रभुता कहेंगे। यहाँ पे समझने वाली बात है बाहर की। जैसे बाह्य में हम देखेंगे कि कोई भी राज्य, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, कोई भी हो, वो कोई भी बाहर से कनेक्शन नहीं कर सकता, दूसरे देश से कोई भी चीजें इंपोर्ट नहीं कर सकता, एक्सपोर्ट नहीं कर सकता, जब तक उसको इंडिया स्टेट से या सेंटर से परमिशन नहीं मिलेगी। ठीक है, तो देश का कोई भी राज्य बाहर से एक्सटर्नल किसी भी देश से कनेक्शन संबंध नहीं रख सकता, ये सिर्फ इंडिया स्टेट कर सकता है, भारत राज्य ऐसा कर सकता है। ठीक है, तो ये बात समझने वाली है। थोड़ा सा आप समझना कि आपने कह दिया, क्या कह दिया, मैंने बताया था आप सभी को कि मुख्यमंत्री के हाथ में कुछ नहीं होता, मुख्यमंत्री के अंडर ऐसा कुछ भी नहीं होता कि वो अपने राज्य के लिए कुछ अपनी तरफ से कुछ भी चेंज कर सके। ये सब किसके अंडर है, इंडिया स्टेट के। दूसरी बात ये है कि एक आर्टिकल 365 आपने पढ़ा होगा, इसके अकॉर्डिंग एक राज्य ऐसा भी है जिसमें हम ये चीजें लागू नहीं कर सकते, जम्मू एंड कश्मीर में आर्टिकल 365 हटा करके। देखिए जैसे ये सारी चीजें किसके अंडर में, ये इंडियन स्टेट के अंडर में है, लेकिन ऐसा एक राज्य है जम्मू कश्मीर, उसमें ऐसा नहीं है। लेकिन क्या हम उसको संप्रभुता राज्य कह सकते हैं, जम्मू कश्मीर को नहीं कह सकते, क्योंकि मैंने बताया था जब पूर्ण रूप से खुद अपने अंडर हो उसको संप्रभुता कहेंगे, पूर्ण रूप से अंडर नहीं है। एक आर्टिकल हम देखेंगे 355, आर्टिकल 355 में सिक्योरिटी देती है इंडिया की गवर्नमेंट, इंडिया स्टेट सिक्योरिटी देता है जम्मू कश्मीर को, तो वहां पर पूर्ण रूप से संप्रभुता राज्य उसको नहीं कहा जा सकता कि वो भी किसके अंडर आता है, वो भी इंडिया स्टेट के यानी कि भारत राज्य के अंदर आता है। तो अब थोड़ा सा आपके दिमाग में प्रश्न ये उठता है कि भाई हम इनको उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, इनको हम राज्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, इनको हम राज्य नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे, तो हम इनको भारत संघ की इकाई कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं, भारत संघ की इकाई।
हम बोलचाल की दृष्टि से तो हम इसको राज्य बोल सकते हैं, लेकिन जहां हम पॉलिटी पढ़ रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ रहे हैं, इनको हम राज्य नहीं बोलेंगे, इनको हम राज्य नहीं बोलेंगे। राज्य क्या है? भारत। ठीक है, आगे देखते हैं हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कैसे बना, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग कैसे हुआ। तो सबसे पहले आप सभी जानते हैं एक बहुत पुराने समय से हम गुलाम रहे थे ब्रिटिश सरकार के। तो ब्रिटिश सरकार के गुलाम थे, तो इसी बीच बहुत ज़्यादा परेशान हुए भारतीय लोग, इंडियन लोग बहुत ज़्यादा परेशान थे क्योंकि वो उनके गुलाम बन के रह रहे थे। तो यहाँ से इन्होंने एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली के लिए तैयारी करना शुरू कर दिया। तो यहाँ पे इन्होंने भारतीय सभाएं बनाई, भारतीय संविधान के लिए बहुत ज़रूरी चीज़ें, अलग अलग सभाएं की और कोशिश की कि हम अपना संविधान अलग बनाएं। तो अब देखेंगे हम मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि संविधान का निर्माण। कहां से हुआ संविधान का निर्माण, कैसे हुआ संविधान का निर्माण? संविधान का निर्माण, ठीक है। अब हम करेंगे यहां पे संविधान का निर्माण। तो समझिए संविधान का निर्माण कैसे हुआ। सबसे पहले डिमांड कब रखी गई संविधान की, ठीक है। तो यहां पे हम डिमांड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली, यानी कि संविधान सभा की मांग, कब कब रखी गई, ये सारी चीजें देखेंगे हम। संविधान सभा की मांग कब रखी गई, तो सबसे पहले आपको पता होगा पहली जो फर्स्ट संविधान सभा की जो मांग थी वो कब की गई थी? 1895 में, 1895 में। 1895 में किसके द्वारा की गई थी? बाल गंगाधर तिलक द्वारा, बाल गंगाधर तिलक द्वारा। तो ये चीजें आपको याद रखनी है, बस डेट याद रखनी है, बाकी तो आपको एंजॉय करना है, बाकी तो आपको कहानी समझनी है सिर्फ कि हमारे देश के साथ क्या क्या चीजें हुई, कैसे कैसे घटनाएं घटी, वो चीजें देखनी है। बाल गंगाधर तिलक द्वारा, यानी कि बीजी तिलक द्वारा, ठीक है। तो इन्होंने ये मांग रखी, लेकिन ब्रिटिश ने इसको डिने कर दिया, ब्रिटिश ने इसको डिने कर दिया और वापस भेज दिया। ऐसा कुछ नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं हो सकता, उन्होंने मना कर दिया, डिने कर दिया। लेकिन इंडियंस लोगों ने भी ये ठान लिया था कि हम सभाएं करते रहेंगे, हम अपनी पावर का पूरा इस्तेमाल करते रहेंगे और हम अपना ये जो संविधान है वो अलग बना करके रहेंगे। तो उन्होंने आगे भी ये चीजें करते रहे वो। लेकिन थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कितना टाइम लगा था हमको संविधान को बनाने में। संविधान को बनाने में 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे थे। और सेकंड मांग की गई थी 1922 में महात्मा गांधी द्वारा, और इन्होंने जो मांग की थी वो की थी स्वराज नाम से। स्वराज, स्वराज यानी कि सेल्फ गवर्नमेंट। मतलब ये था कि ये जो संविधान की मांग है ये कोई भी ब्रिटिश द्वारा दिया गया गिफ्ट ना हो, ये खुद यहाँ के सिटीजन्स के रूप से, सिटीजन्स के अकॉर्डिंग बनाया जाए। तो ये इनका उद्देश्य था और इनकी लोकप्रियता इतनी ज़्यादा थी कि बहुत ही ज़्यादा लोग इनके फैन थे और इनका सपोर्ट भी बहुत अच्छा था। तो लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था कि ये जो है वो 1 मैन बाउंड्री फोर्स है, यानी कि कहने का मतलब ये है कि एक अकेला व्यक्ति सीमा पर फौज के जैसा है। किसको कहा था? गांधी जी को, ठीक है। तो ये समझने वाली बात है। जो लोग महात्मा जी से आस्था रखते थे उन लोगों को बहुत दुख हुआ था जब इसको भी डिने किया गया था, क्योंकि इसको भी डिने कर दिया गया था। दोनों मांगों को डिने कर दिया भाई, पहली भी मांग को डिने कर दिया ब्रिटिश सरकार ने, दूसरी भी मांग को डिने कर दिया। जब लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी लोगों की तो उनको ये बात अच्छी ना लगी और उन्होंने फिर से प्रदर्शन करना स्टार्ट कर दिया और अपनी पावर का इस्तेमाल और बढ़ाते चले गए और आगे भी ऐसी चीज़ें चेंज होते चली गई। जैसे आगे संशोधन हुआ, आगे संशोधन नहीं, हम कहेंगे आगे जो मांग की गई थी, तीसरी मांग की गई थी 1924 में, 1924 में पंडित मोतीलाल द्वारा की गई थी, मोतीलाल नेहरू, पंडित मोतीलाल नेहरू द्वारा की गई थी, ठीक है। और इसमें क्या था, इसका भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था, इस मांग का भी कोई रिप्लाई नहीं दिया गया था। इसको भी क्या कर दिया था? डिने कर दिया था, उनको डायरेक्ट ही मना कर दिया था इस चीज के लिए। अब मांग चलती रही, लोगों के प्रदर्शन चलते गए, फिर आगे भी ये मांग हुई और फिर मांग की गई 1934 में।
फोर्थ की गई थी 1934 में। और ये किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी एम.एन. रॉय द्वारा। 34 में एम.एन. रॉय द्वारा की गई थी। और ये कम्युनिस्ट पार्टी के जो सीनियर नेता थे और इनकी लोकप्रियता बहुत ज़्यादा थी। ये लोग बहुत प्यार करते थे, इनको लोग बहुत सपोर्ट करते थे, क्योंकि इनके अंदर एक बात थी कि अपनी बात को रखने का जज्बा, अपनी बात को रखने का बहुत ही अच्छा तरीका था, बहुत अच्छे तरीके से अपनी बात को रख पाते थे। तो लोगों को इनके ऊपर बहुत ही भरोसा था कि ये हो सकता है कि इस मांग को लेकर के आगे बढ़ेंगे और अपनी मांग को कंप्लीट। ऐसा नहीं हुआ और ब्रिटिश सरकार ने फिर से डिने कर दिया। तो ये चीज़ें मांग चलती रही, होती रही और आगे भी होती रही। ये भी चौथी भी मांग डिने हो गई और आगे भी फिर ये चीज़ें चलती रहीं। और अब हम देखेंगे कि देश यहीं पे रुकने वाला नहीं था। देश के जो लोग थे वो रुकने वाले नहीं थे, धीरे धीरे बदलाव होता चल रहा जा रहा था। क्योंकि 1885 में एक पार्टी आई थी, 1885 में एक पार्टी आई थी INC, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस। इसका उद्देश्य था लोगों को जागरूक करना। जो भी लोग गुलाम हैं उनको सभाएं बना बनाकर उनके पास जा जाकर उनको समझाना और उनको जागरूक करना। INC का यही उद्देश्य था पूरा, ठीक है। तो इसने धीरे धीरे क्या किया, अब क्वेश्चन ये आता है कि इसकी स्थापना कब की गई थी? तो 1885 में, 1885 में इसकी स्थापना की। और आगे चल करके जब मैंने बताया था अभी चौथी मांग की गई थी, उसके बाद आगे इन्होंने 1938 में एक डिजाइन बनाया, एक डिजाइन बनाया। वो डिजाइन क्या था? उसका उद्देश्य था इंडिया के लिए कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। इन्होंने अपने तरीके से एक चीजें कह दी कि इंडिया के लिए एक अलग कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली होगी। इन्होंने कहा था INC ने, यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस ने। और ये इंडियंस लोगों को बहुत सपोर्ट करती थी, उनके साथ रहती थी। कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली एडल्ट फ्रेंचाइज बेस पर काम करेगी, मेंबर्स होंगे उसमें और वो इलेक्टेड किए जाएंगे। ये बातें उसमें कही गई थी। और इसको अनाउंस किया गया था, किसने अनाउंस किया था इस बात को? पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा किया गया था। पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू द्वारा इसको जो है अनाउंस किया गया था। क्योंकि गुलामी की बात थी तो ये बात ब्रिटिश सरकार को अच्छी नहीं लगी, उनको बुरी लगी, क्योंकि अभी हम गुलाम हैं और एक साथ आज़ाद हो जाएंगे। ये तो खुद ही मांग कर रहे हैं और अपने तरीके से मांग कर रहे हैं, तो अब तो ये आज़ाद हो सकते हैं। तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगी किसको? ब्रिटिश सरकार को। ये बात बिल्कुल खराब लगी ब्रिटिश सरकार को और उन्होंने गुस्सा किया इंडिया के सिटीजन्स पे। लेकिन इंडिया के लोग भी बहुत ही ज़्यादा गुस्से में थे, बहुत ही ज़्यादा मतलब दुख था उनको। लेकिन वो सुनना, करना चाहते थे। वो सिर्फ देखना या कहना नहीं चाहते थे, वो करना चाहते थे। वो बनाना चाहते थे अपने लिए अलग नेशनल, अपने लिए अलग एक संविधान बनाना चाहते थे। उनकी कोशिश थी पूरी तरीके से। तो ये बात उन्होंने मानी और ब्रिटिश सरकार सोचने पर मजबूर हुई। क्यों मजबूर हुई? क्योंकि 1857 में वो देख चुके थे कि इंडियंस कितने खतरनाक हैं। 1857 में किसी कारण जो इंडियंस हैं वो पीछे हट चुके थे। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता तो उसी टाइम पर इन्हें पूरी तरह से भगाने की कोशिश कर दी गई थी। लेकिन इन्हें बहला फुसला करके फिर से 1857 में खड़ा किया गया, रोका गया। लेकिन ये विद्रोह बहुत खतरनाक था, पूरी ब्रिटिश सरकार इस विद्रोह से डर चुकी थी। इसके बारे में हम बात करेंगे आगे नेक्स्ट वीडियो में। आज की क्लास को समाप्त करते हैं और आगे की जो क्लासेस होंगी वो और भी बड़ी क्लासेस होंगी और बहुत ही मैटर आपको जल्दी प्रोवाइड किया जाएगा। आज इस क्लास को यहीं समाप्त करते हैं। आगे जो क्लास में हम बात करेंगे वो करेंगे 1940 में जो अगस्त प्रस्ताव आया था, अगस्त ऑफर आया था, और इसी से क्लास को आगे बढ़ाएंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना दोस्तों, शेयर कर देना। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं अब मैथ के साथ, मनीष सर के साथ। थैंक यू।